हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायरटेक एकेडमी में। देखिए, हम इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बहुत जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके कल के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम सारे को रिवाइज करा रहे हैं। तो एग्ज़ामिनेशन देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो वीडियो को लाइक करिए, तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी यंत्र की स्टैंडर्ड यंत्र से तुलना, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर हम किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करा रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कैलिब्रेशन कहा जाता है। यानी कि कैलिब्रेशन के ही द्वारा हम इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है इस चीज़ की हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो रिजोल्यूशन होता है, वो रिजोल्यूशन जो होता है वो आपको इनपुट में जो भी चेंजमेंट होता है जिसके कारण आउटपुट इफेक्टिव होता है, ठीक है, उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। प्रिसीजन जो होता है वो आपका बार बार जो आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है, उसके रिप्रोडक्टिबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वायरमेंटल एरर किस श्रेणी का एरर है? तो ये सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी बिजली का चमकना, टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है, या आर्द्रता का घटना या बढ़ना, इन सब चीज़ों के कारण जो इंस्ट्रूमेंट पे एरर होता है उसको हम सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत ले आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो पैरेलैक्स एरर, तो ये भी एक सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो दोनों का ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और रैंडम एरर में क्या होता है, ग्रॉस एरर जो ह्यूमन के द्वारा होता है, ये सब चीज़ों की डेफिनेशन भी एक बार देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर, एंड थर्ड नंबर का भी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। 4 नंबर कह रहा है कि 0 से 300 बोल्ट मीटर के एक्यूरेसी की गारंटी 2% है। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का। यदि ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू रीडिंग जो है 50 वोल्ट है, तो रेंज ऑफ रीडिंग क्या होगी? ठीक है, तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसकी 2% फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा है। यानी कि 300 का 2% अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 2% यानी कि 2/100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो 50 से 6 अप एंड डाउन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि 6 अप एंड डाउन कहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे कि -6। देखिए यहाँ पे जब हम 2% यानी कि मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो 2% निकाले हैं, तो 6 आया है। तो 6 आने का क्या मतलब हो गया कि जो एक्यूरेट वैल्यू होता है उसमें से, यानी कि 50 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू यानी कि 44 आएगा, और 50 में हम +6 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 56 आ जाएगा। यानी कि 44 to 56 इन दोनों के रेंज में हमारा इस वैल्यू को रीडिंग दे सकता है। ठीक है, तो यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गलती नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि CRO का इनपुट रेजिस्टेंस होता है। तो जो CRO होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस जो होता है वो मेगा ओम के रेंज में होता है। ठीक है, तो यानी कि 5 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ये आपको याद करके जाना है, और एक बार या एक बार से अधिक 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेट होने के मुख्य कारण हैं।
यानी कि जो आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो रीज़न है वो हाई सेंसिटिविटी एवं रियलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी और विश्वसनीयता होने के कारण हम इसको यूज़ में ले आते हैं, ये भी सही है। ठीक है, फास्ट रिस्पांस भी होता है और कंप्यूटर से कंपेरेबिलिटी भी होता है, यानी कि उससे कंपैरिजन भी हम लोग करा सकते हैं और आईसी के रूप में भी पैकेजिंग किया जाता है, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, यानी कि 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस के 4 टर्मिनल होते हैं, यदि उसकी वैल्यू, तो कोई भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अगर 1 से कम रहेगी तो उसका टर्मिनल 4 होता है। जैसे ये आप केल्विन डबल ब्रिज के कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे एक 4 टर्मिनल की जो है, यानी कि 2 पोर्ट नेटवर्क का हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी 1 से कम होती है, यानी कि जो केल्विन डबल ब्रिज है वो आपका लो रेजिस्टेंस मेज़रमेंट के लिए हमारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है। पिको तथा नैनो का रेशियो, पिको का मतलब 10⁻⁻12, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, ठीक है, ये -9 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 10⁻+9 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका यहाँ से कटेगा, यानी कि 10⁻³ बचेगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं कुछ दे रखा है 10⁻3, तो ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, बट यहाँ पे +3 दे रखा है, तो ये +3 ना होते हुए 10⁻³ होगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, रेशियो पूछा है केवल। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि किसी भी PMMC मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस 200 ओम दे रखा है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 200 ओम दे रखा है तथा 50 माइक्रो एम्पियर कुल स्टेट डिफ्लेक्शन है। करंट की वैल्यू भी हमारा दे रखा है, IM की वैल्यू 50 माइक्रो, तो उसकी वोल्टेज की कैपेसिटी पूछा जा रहा है। तो V इक्वल टू फार्मूला होता है IM इंटू RM प्लस R मल्टीप्लायर, क्या होता है, मल्टीप्लायर। ठीक है, अब मल्टीप्लायर ये होता है फॉर्मूला, तो इसमें देखिए मल्टीप्लायर का कोई चर्चा नहीं किया है, यानी कि मल्टीप्लायर इसमें नहीं होगा, तो इसके जगह हम वैल्यू को 0 रख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगा IM इंटू RM हो जाएगा, और IM इंटू RM, यानी कि IM भी हमको दे रखा है IM हमारा 50 माइक्रो एम्पियर दे रखा है और RM दे रखा है 200 ओम, तो हम इससे V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप कैलकुलेट करिए, V इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए यहाँ से आपका -6, यानी कि 1 2 3 30 से 30 कटेगा, 10⁻³ आएगा, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 10 मिली वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10⁻⁻ मिली वोल्ट में दे रखा है, तो यानी कि देखिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए डी ऑप्शन 10 मिली वोल्ट दे रखा है, तो 9 का 10 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि किसी AC सिग्नल का एवरेज वैल्यू 10 दे रखा है तो RMS वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे कि किसी भी AC सर्किट का जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर ये होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो जो फॉर्म फैक्टर होता है AC के लिए वो आपका 1.111 होता है। ठीक है, और यहाँ से हमारा RMS वैल्यू पूछा जा रहा है और एवरेज वैल्यू दे रखा है, तो यानी कि RMS अपॉन एवरेज वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना, देखिए क्वेश्चन में 10 वोल्ट दे रखा है, यानी कि
10। यहाँ से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 11.1 वोल्ट निकल के आएगा। तो देखिए ऑप्शन में हमारा 11.1 कहाँ पे दे रखा है, तो बी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो 10 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले सारे बच्चों को ये वीडियो मिल जाए और एक बार एग्ज़ाम देने से पहले रिवाइज़ करके जाएं, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन आपके फंसने हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर की ओपैम्प यूज़ करते हैं। ठीक है, एज ए जो इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर होता है उसमें हम लोग ओपैम्प को क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बफर सर्किट के लिए हम ओपैम्प का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इनपुट व आउटपुट पावर समान है तो डीवी क्या होगा। ठीक है, तो जब इनपुट और आउटपुट हमारा सेम हो जाता है तो डीवी की वैल्यू जो हो जाती है वो आपकी कितनी होती है। तो जब हमारा गेन की बात कर रहा है तो गेन जो होता है इन डीबी इक्वल टू होता है, अगर पावर के टर्म दे रखा है तो 20 log 10 पी आउट अपॉन पी इन। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे देख लीजिए, कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट पावर सेम, यानी कि ये दोनों सेम होने पे वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और log 10 1 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा का पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए, यदि इनपुट और आउटपुट पावर से कम हो जाता है, जो आउटपुट पावर है इनपुट पावर से कम हो जाता है, यानी कि पी आउटपुट इज लेस देन पी इन। ठीक है, तो डीबी गेन कैसा होगा, तो इसके लिए जो डीबी गेन होता है वो पी आउटपुट जो है इज़ ग्रेटर देन हो जाता है पी इन, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पावर गेन आता है। ठीक है, तो हमारा 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 क्वेश्चन भी वही सेम क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आउटपुट पावर इनपुट पावर से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे कम था इसलिए नेगेटिव, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग एक बार देख के जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की हम लोग बात करें तो 15 नंबर कह रहा है कि इनपुट पावर 10 मिलीवाट तथा आउटपुट पावर 1 वाट है तो डीवी। ठीक है, डीवी पावर गेन पूछा जा रहा है। इनपुट जो है वो 1 मिलीवाट, आउटपुट जो है 1 वाट, तो डीवी। तो डीवी का फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे, गेन इन डीवी इक्वल टू होता है 20 log 10 पी आउट। आउटपुट हमारा 1 वाट डिवाइड बाई इनपुट हमारा आपका 1 मिलीवाट, यानी कि 10⁻³ वाट कह सकते हैं। ठीक है, -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम इसको एक टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻+3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और ये 3 पावर इधर आएगा तो और 10 log 10 इंटू 10 इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी कि 20 इंटू 3 यानी कि 60। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे हमारा 60 ओम किस में 60 डीबी किस में आ रहा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में लगे 2 स्टेज का गेन 100 dB तथा 20 dB हो तो ओवरऑल गेन। तो आपको हमने पीसी में बताया था कि गेन हम या आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया था कि जो गेन होता है वो मल्टी स्टेज में ऐड होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 100 + 20 यानी कि 120, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सही से कैलकुलेशन से सॉल्व करिएगा। देखिए 17 नंबर, यदि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन, डिफरेंशियल मोड गेन 100 dB तथा कॉमन मोड गेन 20 dB, ठीक है, तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो यानी कि CMRR ये पूछा जा रहा है, यानी कि CMRR। तो CMRR इसका फॉर्मूला होता है आपका, अब देखिए ऑप्शन डीबी में दे रखा है, ऑप्शन यदि डीबी में दे रखा है तो डीबी में लाने के लिए यानी कि CMRR डीबी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 20 log ADM यानी कि डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइड बाई ACM कॉमन मोड गेन, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 17 नंबर क्वेश्चन में डिफरेंशियल मोड गेन दे रखा है और आपका कॉमन मोड गेन भी दे रखा है, तो इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे आपका dV इक्वल टू 20 log 100 डिवाइड बाई 20, तो ये डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो log 5 यानी कि 20 log 5, इसकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आप लॉगरिथम से देख लीजिएगा, ठीक ना। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 80 dB आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 80 dB आएगा, ठीक है। बहुत बच्चे जो है वो गलतियाँ ये करके आएंगे कि उसको 5 dB लगाएंगे। 5 dB कैसे लगाएंगे? आप डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे CMRR इक्वल टू ADM डिवाइड बाई ACM, मगर आपको ये ध्यान देना होगा कि ये गेन केवल बताता है, dB में नहीं गेन बताता है, ठीक है। तो इससे अगर आप लगाएंगे तो 100/20 करेंगे तो 5 आपका आ जाएगा, बट ये 5 जो है वो हमारा dB में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन सारे dB में दे रखा है, ठीक है। तो उसके लिए हम dB वाला फार्मूला, और dB वाला फार्मूला आपको हम बताए थे, केवल CMRR इन dB इक्वल टू हो जाता है 20 log ADM/ACM, ठीक है। इससे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑडियो पावर मेज़रमेंट में डमी लोड, तो जो डमी लोड होता है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, और इसका जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। ये भी याद रखिएगा कि जो प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होते हैं उसका पावर फैक्टर 1 होता है, ठीक है। कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव हो गया तो उसके लिए 0 हो जाता है, प्योर इंडक्टिव हो जाता है तो उसके लिए भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑडियो पावर मेज़रमेंट में लगे डमी लोड का पावर फैक्टर। तो अभी बताएं कि डमी लोड जो है हमारा प्योर रेजिस्टिव होता है और प्योर रेजिस्टिव का पावर फैक्टर हमारा 1 होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर में पहुंचने वाले एसी वोल्टेज, ठीक है, घर में पहुंचने वाले एसी वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पीक वैल्यू ले आने के लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, पीक फैक्टर। जो पीक फैक्टर होता है एसी सिग्नल का वो हमारा करंट, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज के टर्म में पूछा गया है, तो हम वी मैक्स, ठीक है, डिवाइड बाई वी आर एम एस, और जो हमारा वी आर एम एस घरों के लिए होता है वो आपका 230 वोल्ट होता है, और जो पीक फैक्टर ये कांस्टेंट वैल्यू होता है वो 1.41 होता है, और यहाँ पे 1.41 इंटू 230, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी मैक्सिमम निकल के आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने से 324 निकल के आएगा। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, या इजली आप इसको यानी कि 230 को
आप 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लगभग 1.5 गुना अगर इसका करेंगे, 230 का 1.5 गुना करेंगे तो 324 के नियर अबाउट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये EIM के 20 क्वेश्चन रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।